So this is chapter number 25, needle stick injury. An occupational exposure is defined as percutaneous injury, that is needle stick injury or other sharp injury. Second one is splash injury, contact with the mucous membrane, eye or mouth. Contact with non-intact skin, abraded skin or afflicted with dermatitis. Contact with the intact skin when the duration is prolonged, that is several minutes or more. तो हमने पढ़ा कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जो होता है उसके अंदर हम दो टाइप की इंजरी पढ़ते हैं. पहली परक्यूटेनियस इंजरी जिसके अंदर निडल स्टिक इंजरी होती है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से इंजरी होती है, और दूसरी होती है स्प्लैश इंजरी जिसके अंदर हम या तो गलती से टच कर देते हैं आई और माउथ को यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन्स को, या फिर अब्रेडेड स्किन या फिर डर्मेटाइटिस को यानी कि नॉन इंटेक्ट स्किन को. और अगर इंटेक्ट स्किन के साथ भी अगर ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए कॉन्टेक्ट की, जैसे कि सेवरल मिनट से ज़्यादा, तो उससे भी स्प्लैश इंजरी हो सकती है. एन ऑक्यूपेशनल इंजरी इज़ ऑफन लूजली टर्म्ड एज needle stick injury, though it includes injury through needles or other sharps and splashes. Agents transmitted is hepatitis B virus, hepatitis C virus and HIV are three major blood-borne viruses that are transmitted through needle stick injury. The risk of transmission is highest for HBV 30%, HCV 3% and 0.3% for HIV. Infectious specimens for needle stick injury are potentially infectious body fluids include blood, genital secretions like semen, vaginal secretions, and all body fluids like CSF, synovial fluid, pleural fluid, peritoneal fluid, pericardial fluid, and amniotic fluid. The following are not considered potentially infectious unless visibly contaminated with blood: feces, nasal secretions, saliva, sputum, sweat, tear, urine, and vomitus. तो हमने बोला इन्फेक्शन स्पेसिमेंट्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो बॉडी फ्लूइड जो इन्फेक्शियस होते हैं, और दूसरा पोटेंशियली इन्फेक्शियस जिसके अंदर अगर ब्लड दिख रहा है हमें तो वो इन्फेक्शियस हो सकता है. तो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर आता है ब्लड और कुछ सिक्रीशंस जैसे कि सीमेन और वजाइनल सिक्रीशंस, और बॉडी फ्लूइड सारे जैसे ब्रेन से स्टार्ट करते हैं CSF, फिर जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड, लंग्स में प्लूरल फ्लूइड, पेरिटोनियम में पेरिटोनियल फ्लूइड और हार्ट में पेरिकार्डियल फ्लूइड और एमनियोटिक फ्लूइड इन द प्लेसेंटा. उसके बाद आता है जो पोटेंशियल है, उनके अंदर क्या क्या आएगा, उनके अंदर आएगा एक तो एक्सक्रीशन वाले कौन कौन से होते हैं, यूरिन, फीसिस, ठीक है, और स्वेट. उसके अलावा प्रिवेंशन के लिए जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, टीयर, सलाइवा, ठीक है, नेजल सिक्रीशंस, और उसके अलावा वो क्या हो सकता है, स्पूटम में वोमिटस. फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रिस्क ऑफ contracting infections following needle stick injury. The risk of infection following exposure depends on the following factors. कि निडल का टाइप क्या है, होलो बोर निडल है, तो निडल का टाइप कैसा हो सकता है, होलो बोर निडल हैज़ अ हाइयर रिस्क दैन द सॉलिड निडल. तो दो टाइप की निडल्स होती हैं, सॉलिड निडल एंड होलो बोर निडल. तो होलो बोर निडल का रिस्क ज़्यादा होता है. डिवाइस विजिबली contaminated with blood. Depth of injury, higher is the depth, more is the risk. Volume of blood involved in the exposure, viral load present in the blood at the time of exposure and timely performing first aid. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं टाइमली स्टार्टिंग ऑफ एप्रोप्रिएट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस फॉर HBV एंड HIV. तो देखो अपने पास टाइम के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो फर्स्ट एड का टाइम, ठीक है, और एक PEP का टाइम, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस का टाइम, ठीक है. उसके अलावा लोड के लिए अगर हम बात की जाए तो वॉल्यूम और लोड, वायरल लोड और वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है. उस पर डेप्थ की अगर बात करी जाए तो डेप्थ ऑफ इंजरी, ठीक है, और डिवाइस कितने ज़्यादा ब्लड के साथ कॉन्टेमिनेटेड और टाइप ऑफ निडल, ठीक है, ये सारे अपने पास हो जाएंगे. उसके बाद फिर आता है प्रिवेंशन of needle stick injury. Precautions during handling needles. The following measures should be taken during handling needles to prevent the occupational exposures. Standard precautions must be followed such as hand hygiene and appropriate use of personal protective equipments PPE, gloves, gowns, masks and goggles while handling of the blood and body fluids. Work surfaces must be disinfected with 0.5% sodium hypochlorite solution. HBV vaccination. Healthcare workers must be immunized against HBV and protective titer must be documented. Spill management. Spillage of blood and other body fluids must be promptly cleaned and the surface disinfected with 0.5% sodium hypochlorite solution. Disposable needles should be used. Needles should never be reused. Never recap the needles. If unavoidable, single hand scoop technique may be followed. Disposal after use.
Needles must be disposed into the sharp box immediately after use. Needle sharps should not be left on trolleys एंड बिसाइड द टेबल्स. ठीक है, तो हमें क्या क्या करना है प्रिकॉशंस के अंदर. स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेनी है कि आपको हैंड हाइजीन पीपीई किट पहननी है. उसके बाद वर्क सर्फेस को डिसइंफेक्ट करना है. 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से अगर स्पिल हो जाए तो भी उसको डिसइंफेक्ट करना है. और वैक्सीनेशन लगवा के रखनी है. इम्यूनाइजेशन कंप्लीट होनी चाहिए. पॉजिटिव टाइटर डॉक्यूमेंट करना चाहिए हमें अपना. ठीक है, और डिस्पोजेबल नीडल्स को यूज़ करना चाहिए. अगर डिस्पोज नहीं कर पा रहे, रिकैप करना ही पड़ेगा, तो फिर उसको सिंगल हैंड टेक्निक, सिंगल हैंड स्कूप टेक्निक से हम उसको रिकैप करेंगे. ठीक है, और डिस्पोजल जो है वो शार्प बॉक्स के अंदर होगा, ट्रॉलीज वगैरह पे नहीं छोड़नी है. इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर्स. वेरियस डिवाइसेज आर स्पेशली डिजाइन विद सेफ्टी फीचर्स टू प्रिवेंट नीडल स्टिक इंजरी सच एज रिट्रैक्टेबल लेंसेज, सेफ्टी लॉक सिरिंज विद अ प्रोटेक्टिव शीट एंड नीडललेस IV सिस्टम्स. ठीक है, तो इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर्स आप यूज़ कर सकते हो जिनके अंदर ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रही हैं, लाइक रिट्रैक्टेबल लेंसेट्स, सेफ्टी लॉक सिरिंज विद अ प्रोटेक्टिव शीट एंड नीडललेस IV सिस्टम. Precautions during surgical procedures. Confine and contain approach should be implemented for every surgical procedure. Passing of sharp instruments during surgery must be according to the plan decided by the surgeon and his assistant nurse. Sharp instruments should always be passed by non-touch approach, not directly by the hands. Then आता है suturing. पहला था passing of sharp instruments during surgery. दूसरे suturing. Needle must never be picked up with the finger while suturing. Forceps or a needle holder is ideal for holding a needle. Forceps या फिर needle holder से हमें hold करना है. Where practical, blunt needles should be used to close the abdomen. Abdomen को close करने के लिए blunt needles को use करना है. Pre-operative testing of the patient for BBVs is not mandatory. Should be performed only if a clinical indication is present. तो प्री ऑपरेटिव टेस्टिंग फॉर द पेशेंट हमें प्री ऑपरेटिव टेस्टिंग जो होती है वो मैंडेटरी नहीं होती. अगर क्लिनिकल इंडिकेशन प्रेजेंट है तो ये हमें करना है. ठीक है, और सुचरिंग के टाइम पे हम उनको फोर्सेप्स से नीडल होल्डर से पकड़ना है. ठीक है, और जहाँ पे प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकली हमें ब्लंट नीडल्स को यूज़ करना है एब्डोमेन को क्लोज करने के लिए. पेशेंट नोन टू हैव BBV इन्फेक्शंस may require the following additional precautions for surgical operation. The lead surgeon should ensure that all members of the team know about infection hazard and appropriate measures should be followed, such as use of double gloves. ठीक है, तो जिनका हमें पता होता है कि BBV इन्फेक्शन है उनके अंदर जो सर्जन है उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि सब मेंबर्स का इन्फेक्शन हज़ार्ड्स के बारे में, अप्रोप्रिएट मेजर्स के बारे में पता हो और डबल ग्लव्स यूज़ करना आता हो. ठीक है, द सर्जिकल टीम मस्ट बी लिमिटेड टू एसेंशियल मेंबर्स ऑफ ट्रेन स्टाफ ओनली. इट मे हेल्प theater decontamination if such cases posted last in the list, but this is not mandatory. ठीक है, तो लिस्ट में आपको लिख दो. ठीक है, फिर आते हैं पोस्ट एक्सपोजर मैनेजमेंट. स्टेप्स ऑफ पोस्ट एक्सपोजर मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द फॉलोइंग आर द सिक्वेंशियल स्टेप्स to be followed following an occupational exposure. First aid to be started as early as possible. Report to the designated nodal center. Every hospital must have a nodal center for the management of needle stick injury. In most hospitals, HICC office act as a nodal center. Other hospitals may designate staff clinic or casually for purpose. Nodal centers perform the following functions as mentioned below. ठीक है, फर्स्ट एड करना है सबसे पहले, फिर रिपोर्ट करना है, फिर टेक फर्स्ट डोज ऑफ PPE फॉर HIV, then testing for BBVs, decision on PPV for HIV and HBV, documentation and recording of the exposure, then informed consent and counseling, follow-up testing for the healthcare workers, and then precautions during the follow-up period. ठीक है, तो ब्लड बोर्न वायरसेस के लिए हमें ये सब करना है. ब्लड बोर्न वायरस हमने 3 पढ़े हैं, HBV, HCV एंड HIV. फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोज साइट. तो आपको करना क्या है, अर्लियर द फर्स्ट एड लेसर इज अ चांस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड बोर्न इन्फेक्शन या ब्लड बोर्न वायरसेस. फॉर स्प्लैश इंजरी, इरीगेट थोरोली द साइट, आईज, माउथ एंड अदर एक्सपोज्ड एरिया विग्रेसली विद वाटर एटलीस्ट 5 minutes. ठीक है, स्प्लिट फ्लूइड आउट इमीडिएटली इफ गोन इनटू माउथ एंड रिंस द माउथ सेवरल टाइम्स. If wearing contact lenses, leave them in place while irrigating. Once the eye is clean, remove the contact lens and clean them in normal manner. Do not panic. Do not place the pricked finger into the mouth reflexively. Do not squeeze the blood from the wound. Do not use antiseptic और detergents जो हम मोस्टली कर सकते हैं गलती से. ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमें नहीं करनी. ठीक है,
फिर आता है टेक द फर्स्ट डोज ऑफ PEP फॉर HIV. The first dose of PEP for HIV should be taken as early as possible. Effect is maximum if taken less than 2 hours and effect is nil if taken after 72 hours. ठीक है, तो 2 घंटे से पहले हमें ले लेनी है, और अगर हमें 72 आवर्स से ज़्यादा हो गए तो इफेक्ट बिल्कुल नहीं आना उसका. फिर नेको रिकमेंडेशन, द फर्स्ट डोज regimen comprises of a fixed dose combination of 5 tablets given on the first day of exposure. Tenofovir 300 mg, lamivudine 300 mg and 1 tablet once daily. Lopinavir 200 mg, ritonavir 50 mg, 2 tablets twice daily. If the HIV negative status of the source is documented in patient's case record or in the hospital information system, then the first dose of PEP is not required. ठीक है, अगर HIV नेगेटिव स्टेटस है अगर पेशेंट का है फिर जिससे भी हमें प्रिक हुआ है. ठीक है, if test report is not available then administer the first dose regimen immediately without waiting for the laboratory result. Then testing for BBV. The following tests are done for both source and the healthcare worker. The test format should be rapid method, immunochromatographic test or flow through assay. ठीक है, the results should be available within 1 to 2 hours. Anti-HIV antibody detection, HBs surface antigen, anti-HCV and anti-HB body done for HCW healthcare worker if previously vaccinated for HBV and titer is not tested. ठीक है, healthcare worker baseline status is determined because later it may be difficult to attribute whether the infection was acquired due to this occupational exposure or any other prior exposure. तो baseline status determine करना चाहिए. This may guide while taking a decision when the healthcare worker claims for a compensation from the health authorities. Decision on post-exposure prophylaxis for HIV and HBV is taken based on standard guidelines of NACO for HIV and CDC for HBV. Informed consent and counseling. Almost every person feels anxious after the exposure. They should be counseled and provided with psychological support. They should be informed about the risks and benefits of PEP medications. PEP is not mandatory. If the exposed person refuses to take the PEP, it should be documented. However, it should be made to understand about the risk of acquiring infection if PEP is not taken. Documentation and recording of the exposure. The structure performa should be used to collect the detailed information related to the exposure, such as date, time and place of exposure, the type of procedure done, the type of exposure, the duration of the exposure, source status, volume and type of specimen involved. Consent form. For prophylactic treatment, the exposed person must sign a consent form. If the individual refuses to initiate the PEP, it should be documented. The designated officer for PEP should keep this document. Follow-up testing for healthcare worker for bloodborne infection should be done if the source status is positive or known. तो हमें follow-up करना है अगर पॉजिटिव आ जाता है. HIV testing follow-up is done at 6 weeks, 3 months and 6 months after the exposure. तो हमें याद करना है कि पहले 6 weeks पे होता है, फिर 3 months and 6 months. HBV and HCV follow-up testing is done at 6 months after the exposure. Precautions during the follow-up period. If the source status is positive and unknown, then the following precautions should be adopted for the HCV during the follow-up period, especially the first 6 to 12 weeks. Refraining from blood, semen या organ donation, उसको blood या फिर semen या फिर organ donation नहीं करना. Abstinence from sexual intercourse or use latex condom till both baseline and 3 months HIV tests are found negative. Women should not breastfeed their infants. The exposed person is advised to seek medical evaluation for any febrile illness that occurs within 12 weeks of exposure. अगर फीवर अगर आ रहा है तो 12 वीक से पहले अगर 12 वीक्स के अंदर अगर कोई फीवर आ रहा है तो उसको मेडिकल इवेल्यूएट करवाना है आपको. ठीक है, तो देखो इसमें अब टेबल रहेगी एक अपनी. ठीक है, इसमें क्या होता है, रिवाइज नेको गाइडलाइंस फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस 2018. एक्सपोजर कोड 1 2 3 1 2 एंड देन 3 2 और 3. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सोर्स HIV स्टेटस कोड नेगेटिव, तो आपको PEP की कोई रिकमेंडेशन नहीं लेनी. अगर एक्सपोजर कोड 1 आता है तो भी नहीं लेनी. अगर 2 आता है, ठीक है, सोर्स HIV स्टेटस कोड अगर 2 आता है, ठीक है, तो PEP इज़ रिकमेंडेड. द ड्यूरेशन इज़ 28 days. प्राइमरी रिजिमेन होता है, रिजिमेन कंप्रोमाइज ऑफ फिक्स्ड डोज, तो TL यानी कि टिनोफोविर एंड लैमिविडिन और LR मतलब कि लोपिनाविर एंड रिटोनाविर 300 mg एंड 250 mg, 200 और 50 mg. तो इसमें आपको ये कम्बिनेशन की एक गोली खानी है डेली 28 दिन तक, और इसके अंदर 2 गोली खानी है
एक दिन के अंदर 2 बार, ठीक है। अल्टरनेटिव अपने पास TLD रेजिमेन होता है जिसके अंदर आप टीनोफोविर, वो तो सेम है, 300 mg लैमिविडिन, वो भी सेम है, 300 mg लोपिनाविर और रिटोनाविल। LR की जगह आपने क्या दिया है, इफाविरिन, जो होगी 600 mg वंस डेली, ठीक है, 1 टैबलेट वंस डेली, ठीक है। उसके बाद फिर आता है, ये तो हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, ब्लड, बॉडी फ्लूइड, अदर पोटेंशियल इन्फेक्शन, CSF, साइनोवियल, प्यूरल, पेरिकार्डियल, एमनियोटिक पस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट कंटामिनेटेड बाय अदर दीज सब्सटेंसेस, ठीक है। फिर आता है एक्सपोजर को 1, 2 एंड 3। 1 होता है माइल्ड, 2 होता है मॉडरेट एंड 3 होता है सीवियर। माइल्ड के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन नॉन इंटेक्ट स्किन के साथ एक्सपोजर होता है विद स्मॉल वॉल्यूम और लेस ड्यूरेशन, ठीक है। मॉडरेट के अंदर क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन और नॉन इंटेक्ट स्किन विद लार्ज वॉल्यूम एंड स्प्लैश फॉर सेवरल मिनट्स या फिर मोर ड्यूरेशन, ठीक है। और परक्यूटेनियस सुपरफिशियल एक्सपोजर विद सॉलिड निडल एंड सुपरफिशियल स्क्रैच। और सीवियर के अंदर क्या हो जाता है, सीवियर के अंदर आता है लार्ज वॉल्यूम ट्रांसफर बाय होलो निडल, हमने बोला था ना होलो का रिस्क ज़्यादा होता है, विद वाइडर बोर निडल और डीप पंक्चर, विजिबल ब्लड ऑन डिवाइस, निडल यूज्ड इन पेशेंट्स आर्टरी और वेन, ठीक है। उसके बाद आता है HIV स्टेटस कॉर्ड, ये वाला, ठीक है, SC, ये हमने EC की बात करी है, 1 का मतलब, 2 का मतलब, 3 का मतलब, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अब हम देखते हैं HIV स्टेटस का कोड। इसमें क्या होता है, 1 का मतलब है HIV पॉजिटिव पर सिम्टम्स नहीं आ रहे, बहुत कम वायरल लोड है, मोर देन 400। 2 का मतलब है HIV पॉजिटिव विद सिम्टम्स, एडवांस्ड HIV और प्राइमरी HIV इन्फेक्शन, हाई वायरल लोड। अननोन का मतलब है स्टेटस हमें पता नहीं, नीदर द पेशेंट नोर हिज हर और हर ब्लड इज़ अवेलेबल, मतलब उसका ब्लड भी नहीं है अपने पास अभी, और पेशेंट का स्टेटस भी हमें नहीं पता। HIV नेगेटिव मतलब कि अकॉर्डिंग टू नेको स्ट्रेटजी वो नेगेटिव टेस्टेड है। द फर्स्ट डोज ऑफ PEP शुड बी स्टार्टेड विद इन 2 hours फॉर ग्रेटर इम्पैक्ट एंड डेफिनेटली विद इन 72 hours. No need to provide PEP if exposure occurred more than 72 hours. PEP is not required in the following situations: if exposed person is HIV positive, exposed individuals who are discovered to be HIV positive should not receive PEP. No, they should be referred to ART clinic for counseling and initiation of ART. If the exposure is on the intact skin, तो भी आपको ज़रूरत नहीं है. If exposure is HIV negative, if source is HIV negative, तो भी नहीं लेने की ज़रूरत है. Exposure with low risk specimens such as tear, saliva, urine, stool, vomitus and nasal secretion and sweat. For exposure with EC1 and SC1, यानी कि source का status and source status and exposure code, ठीक है. Source unknown if HIV prevalence is low. In case of delay in reporting of exposure more than 72 hours, PEP initiation becomes optional. Side effects and compliance to PEP. Common side effects are at the initial phase of the course nausea, diarrhea, muscular pain, headache और fatigue. तो nausea, ठीक है, diarrhea, muscular pain, muscles के अंदर headache और fatigue हो सकता है. Later during the course anemia, leukopenia और thrombocytopenia हो सकता है, ठीक है. तीनों मतलब कम हो जाएंगे. For most side effects except jaundice और liver tenderness, PEP should never be discontinued. ठीक है, अगर जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एक्सेप्ट जॉन्डिस अगर हो रहा है, लिवर टेंडरनेस हो रही है, उनको छोड़ के PEP हमें कभी डिसकंटिन्यू नहीं करनी. कंप्लायंस ऑफ मोर देन 95% ऑफ द PEP शेड्यूल इज़ रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द एफिकेसी ऑफ PEP. हैंस द पर्सन शुड बी काउंसल्ड टू कंटिन्यू द PEP एंड टू टेक द मेडिकेशन टू मिनिमाइज द साइड इफेक्ट ऑफ द PEP. ठीक है. अब नाको की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट की एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. ठीक है. और नॉन प्रेग्नेंट पर्सनस के लिए द रेजिमेन ऑफ एक्सपोजर इन प्रेग्नेंट वुमेन इज एसेंशियल द सेम. ठीक है. फिर आता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस. ठीक है. सबसे पहले आता है हेल्थ केयर वर्कर का स्टेटस. इफ़ द एक्सपोज्ड पर्सन इज कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड एंड द एंटीबॉडी टाइटर इज प्रोटेक्टिव मोर देन 10. फिर दूसरा है कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड पर प्रोटेक्टिव टाइटर नहीं आया. फिर है नॉट वैक्सीनेटेड. ठीक है. और नॉन रिस्पॉन्डर्स द एक्सपोज्ड पर्सन इज वैक्सीनेटेड. दो सीरीज हमने दे दी हैं 6 डोजेस पर टाइटर प्रोटेक्टिव नहीं आ रहा. ठीक है. फिर आता है द सोर्स इज पॉजिटिव, नो फॉर या फिर अननोन. फिर HBS. ठीक है. नो फॉर द ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड क्योंकि आप वैक्सीनेटेड भी हो और आपका टाइटर भी अच्छा खासा है, तो आपको फिर फर्दर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है. फिर अगर टाइटर अगर प्रोटेक्टिव नहीं है, वैक्सीनेट हमने किया था, तो HB इम्यूनोग्लोबुलिन 1 डोज शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली, मैक्सिमम विद इन 7 days. वैक्सीन स्टार्ट द सेकेंड सीरीज़ 3 डोजेस. ठीक है. और सेम विद अगर नेगेटिव है तो भी आपको सेकंड सीरीज़ की वैक्सीन लगानी है, इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देनी. इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देनी है, वैक्सीन भी देनी है पॉजिटिव के अंदर. ठीक है. 7 days के अंदर अंदर हमें इम्यूनोग्लोबुलिन स्टार्ट करनी है.
अगर वैक्सीनेटेड ही नहीं है तो इम्यूनोग्लोबुलिन स्टार्ट करनी है 7 डेज़ के अंदर, साथ में कंप्लीट करना है आपको वैक्सीन सीरीज़ फ्रॉम द लास्ट डोज गिवन, डू नॉट रीस्टार्ट नहीं करना, जहाँ तक ले रखी है आपने पार्शली वैक्सीनेटेड में वहाँ से स्टार्ट करना है। और नेगेटिव के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन तो देते ही नहीं है हम नेगेटिव के अंदर, हम इसमें क्या देते हैं, कंप्लीट द सीरीज़ फ्रॉम द लास्ट डोज टू गिवन, डू नॉट रीस्टार्ट, ठीक है, सेम चीज़। नॉन रिस्पॉन्डर्स के अंदर क्या देनी है आपको, इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है, ठीक है, 1 मंथ के गैप के अंदर 0.06 ml पर kg या फिर 10 से 12 इंटरनेशनल यूनिट पर kg, ये आप याद कर लो, 10 से 12 इंटरनेशनल यूनिट पर kg, ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो आपने 2 सीरीज़ तो ले ही रखी है, अब रिस्पॉन्ड नहीं करा तो कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको जो याद करने की चीज़ें पर मैं वो बता देती हूँ। इसमें आपको एक तो क्या याद करना है कि डिसइंफेक्ट किस चीज़ से करते हैं हम, 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से, ठीक है। फिर ये याद करना है कितना ट्रांसमिशन चांस रिस्क होता है, 30%, 3%, 0.3%, HBV, HCV एंड HIV, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एंटीसेप्टिक का डिटर्जेंट यूज़ नहीं करना, स्क्वीज़ नहीं करना, माउथ में नहीं डालना, ठीक है। फिर आता है फर्स्ट डोज HIV के लिए आपको ये याद करनी है, इसमें क्या होता है, TL NL से स्टार्ट होगा ना दोबारा, LR, ठीक है, तो TLR रिजमेन होता है। अब इसमें क्या होता है, टिनोफोविर और लैमिविडिन दोनों 300 mg, देन लोपिनाविर, ठीक है, और ये रिटोनाविर, दोनों नाविर हैं, ठीक है, लोपिनाविर और रिटोनाविर, ये 200 और ये 50, ये दोनों 300, ठीक है। अब ये एक दिन में एक बार लेनी है और ये 2 बार लेनी है फॉर 28 डेज़, नेको रिकमेंडेशन, ये भी याद करने की चीज़ थी, ये आपने याद कर ही लिया। अल्टरनेटिवली आप इसकी जगह क्या दे सकते हो, इफाविरिन दे सकते हो, ठीक है, TL और फिर E, ठीक है, नॉर्मल E आ जाएगा। और पहले हम क्या याद कर रहे थे, TLR रिजमेन, और जो E होता है इफाविरिन वो होता है 600 mg, और ये भी एक दिन में एक गोली लेनी है पूरी कंप्लीट, ठीक है। फिर एक बार ये देख लेना एक्सपोजर कोड एंड HIV स्टेटस कोड, 72 आवर्स से पहले हमें दे देना है और 2 आवर्स तक स्टार्ट करना है, विदिन 2 आवर्स, ठीक है। इसके अंदर ये वाली चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्यूनोग्लोबुलिन हमें देनी होती है फॉर द पॉजिटिव वन, अगर प्रोटेक्टिव नहीं है अगर वो तो देना होता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन 1 एंड इसमें 2 डोजेज आर रिक्वायर्ड, 1 डोज एंड 2 डोज। इसमें इसका टाइटर भी याद करना है हमें, 10 to 12 इंटरनेशनल यूनिट पर kg, और बाकी इनके अंदर तुम्हें पता है सेकंड सीरीज़ दे सकते हैं यहाँ तो, ठीक है। इसमें सेकंड सीरीज स्टार्ट करनी है, इसमें हमें रीवैक्सीनेट नहीं करना अगर पार्शियल वैक्सीनेटेड है तो, और इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हम दे चुके हैं 2 बार ऑलरेडी, ठीक है। और इसके अंदर तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखना होता है कि फीवर PEP के बाद जो फॉलोअप होता है उसके अंदर हम क्या क्या देखना है कि आपको डोनेट नहीं करना कुछ भी, ठीक है, और सेक्सुअल इंटरकॉर्स नहीं करना, ब्रेस्ट फीड नहीं करना, और फेब्राइल अगर इलनेस आ रही है 12 वीक्स ऑफ एक्सपोजर से पहले तो फिर आपको इवेल्युएट कराना है। थैंक यू।